yesterday we saw कि longest increasing subsequence निकालना है, so first we saw inclusion exclusion से कैसे करते हैं, and then we also saw कि उसमें बॉटम अप अप्रोच से कैसे करते हैं। तो बॉटम अप्रोच इज़ नॉट इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसमें हम पीछे जाके देख रहे थे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके आगे मैं अटैच होके, मैं मीन्स करंट नंबर, सो यहाँ पे आई रिप्रेजेंट करता है करंट नंबर और जे रिप्रेजेंट करता है पीछे जो नंबर से थे उसके। और अगर आई उस पीछे वाले नंबर से अटैच हो सकता है, अटैच तब हो सकता है इंक्रीजिंग होने के लिए जब सेल्फ दैट इज़ आई इज़ ग्रेटर देन द पीछे वाला नंबर विच इज़ जे। सो अगर उससे बड़ा है दैट मीन्स यू कैन अटैच योर सेल्फ टू दैट जे। सो जे पे ख़त्म होने वाला जो भी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है उसके आगे आई अटैच हो जाएगा, तो उससे जो नया सब्सिक्वेंस बनेगा वो जे पे जितनी लेंथ थी उससे एक ज़्यादा का बनेगा। सो वो मेरे नया सब्सिक्वेंस बनता था, वो अगर अभी तक जितने मैंने देखे हैं उनसे बड़ा होता था तो डी पी ऑफ आई को अपडेट कर देते थे, और जहाँ जहाँ कैलकुलेट करते जा रहे हैं डी पी आई की वैल्यू उसमें से जो भी मैक्सिमम रहती थी वो फाइनल आंसर होता था। ठीक, अब इसी क्वेश्चन का एक हार्डर वर्जन देखते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो, तो फिर वो नेक्स्ट वाला भी इजी रहेगा। एक छोटा सा मैं वो दिखा देता हूँ प्रीव्यू, हमने लास्ट टाइम जो देखा था उसमें से क्या याद रखने का है। सो इफ़ यू सी दिस पार्ट, जैसे ये एरे दिया हुआ था, इसमें से एल आई एस निकाल रहे थे, तो जब 9 को निकाला था ना तो उसके पीछे 7 पे अटैच कर रहे थे, तो क्या देखा था हमने कि 7 पे जो बनने वाली लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है 3 और 7, उसके आगे मैं 9 को अटैच करके नहीं बना सकता हूँ, तो उससे जो बनती है नई, सिंस 9 इज़ ग्रेटर देन 7, 7 होना चाहिए एक्चुअली, तो वो 3 साइज़ की बनेगी और वो क्या रहेगी, ये रहेगी 3, 7 एंड 9, राइट। सो ऐसे मैंने नई सब्सिक्वेंस बनाई थी। जस्ट यही वाला आइडिया हम यूज़ करेंगे आज वाले क्वेश्चन में भी। तो अब वैसे मैंने पहले से बता दिया तो इसलिए आसान है, बट अपने से यू कैन फिगर आउट इफ़ यू हैव डन दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, तो इसके पैटर्न वाले दूसरे क्वेश्चन बनाना ईजियर रहेगा। फर्स्ट टाइम डायरेक्टली अगर ये देखें तो बहुत डिफिकल्ट है। सो नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या है। That you are given an integer array nums, return the number of all arithmetic subsequence of nums। सब्सिक्वेंस पता है क्या होता है, कुछ नंबर्स को सिलेक्ट करना एरे में से और वो सेम ऑर्डर में रहना चाहिए, तो वो सब्सिक्वेंस होता है। अर्थमेटिक सब्सिक्वेंस क्या होता है, सब्सिक्वेंस की डेफिनेशन दी है पहले इन्होंने। if it is arithmetic if it contains at least 3 element and if the difference between any two consecutive elements is same। so arithmetic progression जो हमने देखा था मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ जस्ट वही है, जस्ट दैट कि एक एरे में से 3 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को पिक करके जो सीरीज़ मेरी बनेगी वो एक तो ऑर्डर्ड होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वो एपी होनी चाहिए। एपी तब होती है जब पहला नंबर जो होता है उसमें एक कॉमन डिफरेंस डी ऐड करके सेकंड नंबर मिलता है, और उस सेकंड नंबर में अगेन वही सेम कॉमन डिफरेंस को ऐड करके थर्ड नंबर मिलता है। दिस इज़ आउ आई इमेजिन। सो फॉर एग्जांपल ये वाला है एक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, नॉट दैट पिक्ड फ्रॉम एनी एरे। सो अभी खाली अर्थमेटिक सीक्वेंस का एग्जांपल दे रहे हैं। तो 1 3 5 7 9 क्यों है, 1 में 2 ऐड किया तो 3 बना, 3 में अगेन 2 ऐड किया तो 5 बना, 5 में अगेन 2 ऐड किया तो 7 एंड सो ऑन। एंड ये भी होता है क्योंकि ज़ीरो ऐड करना भी एक ऐड करना है, तो 7 में ज़ीरो ऐड किया 7, और ये 7 7 ही चलता रहेगा क्योंकि ज़ीरो ही ज़ीरो ऐड करते जा रहे हैं। एंड सिमिलरली ये वाला भी है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है। 3 में मैंने 4 माइनस किया तो -1 बन गया, अगेन 4 माइनस किया तो -5 बन गया, फिर 4 माइनस किया तो -9 बन गया। सो दिस इज़ अगेन अ अर्थमेटिक सीक्वेंस। और ये वाला नहीं है अर्थमेटिक सीक्वेंस, क्यों, क्योंकि 1 में 0 ऐड किया तो ये नेक्स्ट 1 तो बना लिया मैंने, फिर से 0 कर ऐड करके 2 नहीं बना ना। सो वो डिफरेंस दो एलिमेंट का हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन विच वी ऑलरेडी नो फ्रॉम स्कूल। नाउ सब्सिक्वेंस की डेफिनेशन हमें पता है कि पिक सम ऑफ द एलिमेंट इन सेम ऑर्डर, पॉसिबली नन और पॉसिबली ऑल। सो अब उनका क्वेश्चन इतना है कि एक एरे में से टोटल नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस बताओ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। सो एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, 2 5 10 इज अ सब्सिक्वेंस ऑफ दिस। सो ये ए पी कैसे हुआ लेकिन, हाँ, सो ये इन्होंने सिर्फ सब्सीक्वेंस की डेफिनेशन दी है। ये वाला जो एग्जांपल दिया है ये अर्थमेटिक सब्सीक्वेंस नहीं है, उसका कोई एग्जांपल इसमें नहीं दिया इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में। ठीक, नाउ टेस्ट केस आर जनरेटेड दैट दे फिट अंडर 32 बिट, ये इन्होंने
काफ़ी ट्रिकी दिया है क्योंकि ये अभी हमें हैंडल करना पड़ेगा। बट एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने अब एक्चुअल अर्थमेटिक सबसीक्वेंस का दिया है। यहाँ पे इन्होंने दोनों की अलग अलग डेफिनेशन और एग्जांपल्स बताए हैं कि एपी क्या होती है और ये दूसरा सबसीक्वेंस क्या होता है। और यहाँ पे एक्चुअली दिया है कि एपी वाले सबसीक्वेंस कौन से हैं। सो 2468 में से 246 खाली निकालूंगा तो ये एक एपी बनेगा, दो दो का डिफरेंस है सब में। ऐसे ही और भी एग्जांपल नहीं है, सारे ले लेंगे तो भी वो एक एपी बनेगा। तो इनको टोटल नंबर जानना है कि ऐसे कितने बनेंगे। सो ये सातों हैं ऐसे जो बनाएंगे अर्थमेटिक सबसीक्वेंसेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, बट एरे में से निकाल रहे हैं तो उसको सबसीक्वेंस बोलते हैं। सो इन्होंने उसको कंबाइन करके नाम दिया अर्थमेटिक सबसीक्वेंसेस। राइट, सारे नंबर 7 है, इसमें से यू पिक एनी नंबर, एनी सबसीक्वेंस ऑफ दिस एरे इज अर्थमेटिक। राइट, नाउ लेट्स सी कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। ये एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, जिसमें है ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला मैंने ट्राई किया था और वो नहीं हुआ था सॉल्व उससे। दैट इज़ जो टॉप डाउन अप्रोच थी वो मैंने ट्राई करी। सी इसमें टाइम लिमिट एक्सीडेड है ना, सो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। करंट इंडेक्स लिया, फर्स्ट एलिमेंट लिया, कॉमन डिफरेंस लिया और ये सीक्वेंस में कौन सा नंबर, ये सारी चीज़ें ली थी। और उसके बाद ट्राई किया मैंने कि जो अभी करंट नंबर है वो एपी के हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड नंबर हो गया, एपी के हिसाब से एक्सपेक्टेड कब होगा, जब जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो ए प्लस कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस टाइम ऐड होके है। सो ये वाला फर्स्ट नंबर के लिए 1 - 1 0 हो जाएगा तो फर्स्ट नंबर ए होगा। सेकेंड नंबर में ये 2 - 1 1 हो जाएगा तो ए प्लस डी होगा, देन ए प्लस 2d होगा एंड सो ऑन। सो ऐसे मैंने ट्राई किया था। अगर करेंट नंबर उसके बराबर हो जाता है देन यू डू द रिकर्सिव कॉल, उसमें खाली करेंट इंडेक्स इंक्रीज करना है, ए और डी वैसे रहेंगे और सीक्वेंस में अब वो नेक्स्ट नंबर ऐड होगा। इससे ये हुआ नहीं क्योंकि इसमें पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा थे। सी मे बी कोई टॉप डाउन अप्रोच का तरीका हो सकता है, बट मेरे को अभी नहीं मिला। आई ट्राइड इट अ फ्यू टाइम्स। अगर कभी फ्यूचर मिल जाता है देन आई विल गेट बैक, बट इसका बॉटम अप अप्रोच बहुत ईजी है। ये अगेन सिमिलर टू जो LIS देखा था उसके जैसा है। उसमें भी टॉप डाउन अप्रोच इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला डिफिकल्ट था मोर देन बॉटम अप अप्रोच। सो दिस इज़ वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिसमें ऐसा होता है, बाकी यूजुअली टॉप डाउन ही ईजियर रहता है। सो ये कैटेगरी को याद कर लेना। ये कैटेगरी उस टाइप की होती है जिसमें हम जो डीपी कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मैनी थिंग्स आर एंडिंग हेयर। जो हमने LIS में देखा था उसमें हमने देखा था हाउ मैनी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट दिस पॉइंट, एंडिंग एट आई। सो we calculate this and we'll use it to calculate the higher index. That means any index which is greater than I, that will use this LIS ending at I to calculate its own. So वहाँ पे वो क्यों हेल्प होती है, क्योंकि ये सीक्वेंस में है और एक ith मैंने कैलकुलेट कर लिया है तो J जो उसके आगे है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ये पीछे वाला यूज़ करूँगा। यूज़ ऐसे करूँगा कि उसके आगे सेल्फ को अटैच करने का ट्राई करूँगा एंड देन उसके लिए जितने LIS बन चुके हैं उसमें मैं अपने आप को अटैच करके अपना कैलकुलेट कर लूँगा। राइट, सो आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट प्रैक्टिस से यू विल गेट कि कैसे एक सीक्वेंस वाला दिया है तो उसमें सेल्फ को अटैच करके नई सीरीज़ नया सब सीक्वेंस बनाना बॉटम अप अप्रोच से ईजी होता है। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वो इनकरेक्ट सॉल्यूशन था, अब करेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत सिमिलर है जो हमने उसमें देखा था LIS से, उससे। तो DP बनाई है, लेट्स सी DP लेटर। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको, पहले देखते हैं कि हम ट्रेड कैसे कर रहे हैं। सो टोटल अर्थमेटिक स्लाइसेस जिसको मैं फाइनल आंसर में रिटर्न करूँगा जस्ट कैलकुलेट करते टाइम पे। अब दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो मैंने आई पे मतलब एक आउटर लूप चलाया नम्स पे जो i = 0 से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक है, और दूसरा j चलाया जो ith नंबर है ना उसके पीछे वाला नंबर होगा जिसके आगे i को अटैच करके, अगेन सिमिलर टू LIS, जिसके आगे मैं i को अटैच करके एक नई सीरीज़ बनाऊंगा, नई अर्थमेटिक स्लाइस बनाऊंगा। ठीक, तो इन दोनों पे इटरेट किया है और j <i तक है। अब उसका मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ कि कितना होगा i और j के बीच में। इसका यूज़ करके मैं क्या करूँगा कि ये मैंने डिफरेंस निकाल लिया कि j और i के बीच में कितना है। सो j पहले वाला नंबर है, i उसके बाद का है।
सो वो डिफरेंस जो आया है ये हो गया मेरा AP का डिफरेंस। अब मेरे को ये जानना है कि J के ऊपर कितने ऐसे अर्थमेटिक सीक्वेंस थे जो J पे ख़त्म हो रहे थे और उनमें डिफरेंस ये डिफ के बराबर था। तो जितने भी अर्थमेटिक स्लाइसेस थे जो J पे ख़त्म हो रहे थे और उनका डिफरेंस डिफ था, उसके आगे मैं अगर नम्स I को अटैच करता हूँ, सो दैट विल अगेन मेक अ न्यू अर्थमेटिक स्लाइस, राइट? क्योंकि J तक ख़त्म होने वाले जितने स्लाइसेस थे जिनका डिफ इस डिफ के बराबर था, वो लेट्स से 10 थे। अब उन सब में मैं सिर्फ नम्स I को अटैच करके एक नया अर्थमेटिक स्लाइस बना सकता हूँ, करेक्ट? सो दिस इज़ द आइडिया कि एक पीछे वाले नंबर पे जाओ और ये देखो कि करंट नंबर से उसका डिफरेंस कितना है, और उस नंबर पे जितने भी अर्थमेटिक स्लाइसेस ख़त्म हो रहे थे सेम डिफरेंस के साथ में, उन सब के आगे नम्स I को अटैच करके नए सब्सिक्वेंस बना लो। तो जो जितने नए बनेंगे इस पॉइंट पे, उन सबको मैं एक तो फाइनल आंसर में ऐड कर दूंगा क्योंकि ये मेरे को नए मिले हैं, और उनको DP के अंदर पुट भी कर दूंगा। ठीक है, तो टू कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ। उससे पहले हम DP देखते हैं कि उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो DP बनाई है वो लिस्ट ऑफ मैप बनाई है। अब इसकी एक एक लिस्ट के अंदर मैप्स होंगे। लिस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लिस्ट, इसके अंदर जो ith इंडेक्स पे मैप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है एरे के अंदर, उसके अंदर एक पर्टिकुलर डिफ की कितनी नंबर ऑफ सीरीज बनती हैं। ओके, अगेन टू मच कॉम्प्लिकेटेड हेयर, तो स्लोली चलते हैं थोड़ा। डीपी के अंदर मैंने पास किया है नम्स डॉट लेंथ, दैट मीन्स इतने मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इतने टोटल इंडेक्सेस हैं, तो इतने मैप्स तो आप लिस्ट के अंदर ऐड कर दो और ये लिस्ट का साइज अब फिक्स हो जाएगा कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स इस लिस्ट के अंदर होंगे, और हर एक एलिमेंट होगा एक मैप के बराबर। क्योंकि जब मैं पीछे जाके एक एलिमेंट को चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि करंट नंबर से उसका डिफरेंस जितना है, उस डिफरेंस वाले कितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक स्लाइसेस हैं जो J पे ख़त्म होते हैं। तो मेरे को सिर्फ एक ही डिफरेंस चाहिए है, दैट्स वाई आई नीड अ मैप हेयर। अगर मैं यहाँ पे वो बना देता इंटीजर वाला, सो डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा या छोटा हो सकता है, तो उसके कारण DP में आउट ऑफ इंडेक्स की प्रॉब्लम होती है, जो मैं 1 मिनट में गलत करके दिखाता हूँ। बट उससे पहले देखते हैं कि जो लॉजिक मैंने वो वाला बताया था कि I है एक नंबर और उससे पीछे मैंने J वाला चेक किया, तो उनके डिफरेंस वाला जो नया स्लाइस बन रहा है वो कैसे J के अंदर जो स्लाइस था उसके आगे अटैच होके बनेगा, वो देखते हैं। तो जब मैं पुट करता हूँ एक नंबर को, तो इफ़ यू सी I इक्वल्स टू 0 से लेके मैंने नम्स लेंथ तक किया था और J 0 से लेके I तक किया था, तो ये एक पेयर है जो ऑर्डर में है, J पीछे है इसमें, I आगे है, और जस्ट उसको मैं DP के अंदर पुट कर रहा हूँ और ये निकाल रहा हूँ कि कितनी नई स्लाइसेस बनी, राइट? सो अब ये पुट करने का लॉजिक देखते हैं। तो जब मेरे को एक ये पेयर I और J पुट करना है जिसमें I आगे है और J पीछे है, क्या इसमें लॉजिक लगाएंगे? DP में से पहले तो मैं वो लिस्ट निकालूंगा जो ith लोकेशन पे है। सो दिस विल गिव मी मैप, और उस मैप में कीज होंगी डिफरेंसेस एंड वैल्यू होगी उस डिफरेंस के कितने ऐसे स्लाइसेस हैं जो I पे ख़त्म होते हैं। सो एंडिंग एट I विल बी दिस वैल्यू। दैट इज़, अगेन मैं बोलता हूँ कि DP में से मैंने एक ith लिस्ट का ith एलिमेंट निकाला विच इज़ अ मैप, एंड द मैप विल कंटेन the number of slices which are ending at I and have difference equals to this diff, right? ऐसा हो सकता है कि एक भी ऐसा डिफरेंस ना हो जो I पे ख़त्म होता है और डिफ के बराबर है, तो इसलिए यू हैव टू ऑल्सो चेक गेट और डिफॉल्ट 0। अब I जो है वो मेरा आगे नंबर है और J पीछे था कहीं पे। सो मैंने ये भी निकाला था कि I और J के बीच में डिफरेंस कितना है। सो J के ऊपर जितने भी ऐसे अर्थमेटिक स्लाइसेस थे जो J पे ख़त्म होते हैं और उनका डिफरेंस डिफ के बराबर है, वो मैंने सारे निकाले, और उन सब के आगे जब मैं NUMS ऑफ I अटैच करूँगा तो वो एक नई अर्थमेटिक स्लाइस बन जाएगी। तो इसलिए जितने भी थे उन सबको एक बार और मैंने ऐड कर दिया। दैट मीन्स जो भी एंडिंग एट I पहले से थे उसमें ये नए वाले और ऐड कर दिए, और एक ये 1 इसलिए एडिशनल है क्योंकि NUMS ऑफ I J सिर्फ 2 नंबर, दे विल ऑल्सो मेक अ AP जिसमें डिफरेंस कुछ होगा, बट सिंस 2 ही नंबर हैं तो 2 नंबर हमेशा अर्थमेटिक सीक्वेंस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी उनके बीच का डिफरेंस है उसी को हम कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं।
अब इसको मैंने वापस डी पी ऑफ आई के अंदर पुट कर दिया। यही लॉजिक है, जो आई आगे वाला नंबर है, पीछे वाले जो नंबर था जिसके आगे आई अटैच हो रहा है, तो उस जे के अंदर जितने भी ऐसे सीक्वेंस थे जो डिफ के बराबर, इस डिफ के बराबर उनका डिफरेंस था, वो नया नंबर मैंने खाली अटैच किया है यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते थे उसमें। ठीक, और अब इसमें नए कितने बने हैं, ये वही जो मैंने बोला, जो पीछे जे के अंदर थे, वो रिटर्न करने हैं, लाइक जिसके आगे अटैच एन यू एम एस एफ आई को अटैच करके मैंने बनाया है। यस, सो इससे मेरे को नई स्लाइसेस मिलेंगी, उसको मैं फाइनल टोटल स्लाइसेस में ऐड कर दूंगा, एंड देन फाइनली टोटल को रिटर्न कर देंगे। एक स्मॉल डिटेल और है यहाँ पे, विच इज़ कि जो एन यू एम एस ऑफ आई है, उन्होंने बोला है कि ये बहुत बड़ा हो सकता है, फुल इंटीजर रेंज -2^31 से +2^31-1 विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जब मैं ये डिफरेंस निकालता हूँ ये वाला, तो एन यू एम एस ऑफ आई कुड बी अ वेरी बिग नंबर एंड एन यू एम एस ऑफ जे कैन बी वेरी स्मॉल नंबर। सो उसमें माइनस करूँगा अगर स्मॉल नंबर को, जो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये दोनों प्लस होके इंटीजर की रेंज के बाहर चले जाएंगे। तो डिफरेंस वैसे इंटीजर की रेंज के बाहर हो सकता है, बट उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर कोई भी नंबर जो एन यू एम एस ऑफ आई है, उसमें जब मैं डिफ ऐड करूँगा, तो वो नया नंबर खुद इंटीजर की रेंज के बाहर हो जाएगा। एंड आई नो कि जो वो नया नंबर बनेगा वो कभी किसी भी एरे के नंबर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि एटलीस्ट एरे के नंबर इंटीजर की रेंज के अंदर हैं। इसका मतलब ये कि अगर जब भी डिफ आपका इंटीजर की रेंज के बाहर जा रहा है, सो यू डोंट हैव टू लाइक कैलकुलेट इट, क्योंकि वो किसी भी नंबर के साथ मैच नहीं होगा। सो जब भी ऐसा डिफरेंस वैलिड नहीं होता है, देन आई कंटिन्यू, और डिफरेंस वैलिड नहीं है ये चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नम्स आई ये आगे वाला है, इसमें माइनस कर रहा हूँ पीछे वाला, और उसको एज अ लॉन्ग लिया है, और वो डिफ मैंने कैलकुलेट किया लॉन्ग में, और अगर वो इंटीजर की रेंज के बाहर है, मिनिमम से बड़ा है या उससे मैक्सिमम से छोटा है, तभी सिर्फ वो वैलिड है। तो इसलिए इज़ वैलिड उसी केस में किया है। अगर वो इंटीजर की रेंज के बाहर होते तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एंड देन इज़ वैलिड फॉल्स आता, राइट। इट्स वर्किंग है। लेट मी सी, इसके अलावा दो तीन चीज़ें और, कि डायनेमिक जो डीपी की टेबल होती है ना, हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसा बनाता कि इंटीजर डीपी और ऐसा 2D एरे, राइट। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे असाइन भी कर सकता था, डी पी इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एंड साइज कुछ होता, बट सेकेंड वाली जो डायमेंशन है ना, वो क्या रहती है हमेशा, वो डिफ रहती है, जो यहाँ मैप के अंदर है। तो डिफ की वैल्यू वैसे तो इतनी यूनिक होंगी कि वो दो पेयर्स के बीच में कुछ हो सकती हैं। सो वो यूनिक वैल्यू सिर्फ कितनी 10^6 होंगी। सो नम्स लेंथ अगर 1000 तक है, तो कितने नंबर ऑफ पेयर बन सकते हैं, इट्स 1000C2 जो भी वैल्यू है उसकी। तो बहुत ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ नहीं होंगी, बट उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि वो डिफरेंस इंटीजर की रेंज तक भी जा सकता है। तो फिर यहाँ अगर सेकेंड एलिमेंट में ऐसा इंटीजर डॉट मैक्स लिख देता, तो वो मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाती। एक तो ये प्रॉब्लम होती, और दूसरी अगेन इतनी मेमोरी, हाँ, वो मेमोरी लिमिट की ही प्रॉब्लम होती। सो बट अगर मैं ऐसा कर पाता, तब फिर भी इतना इजी रहता कि डी पी ऑफ आई कॉमा जे को मैं, आई कॉमा जे नहीं, आई कॉमा डिफ को मैं ऐसा असाइन कर सकता था, डी पी ऑफ जे एंड डिफ +1, खाली इतना होता। बट सिंस डिफ कैन बी वेरी बिग, आई हैड टू राइट ऑल दिस मैप लॉजिक। ये प्लस इक्वल्स टू होगा, सो ऑलरेडी जितने हैं दैट प्लस जे के कारण जितने नए बन गए, बट ये हम नहीं कर सकते। सो अनदर learning from this is that DP can be complicated. It doesn't have to be always 2D 3D integer array, so you can make it as a map as well, and if you do that, better to make it in a separate class, ताकि DP का logic यहाँ main logic से hinder ना हो। आई अंडरस्टैंड कि वो नई स्लाइसेस बनाने का लॉजिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं एक लास्ट टाइम और बोल देता हूँ उसको, कि ith लोकेशन पे अगर मेरे को कितनी नई स्लाइसेस बनती हैं जे के आगे अटैच होके वो फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहले मैं डिफ कैलकुलेट करूँगा। अब
NUMS ऑफ जे पे जितनी भी पहले स्लाइसेस बन रही थी जिनका डिफ इस डिफ के बराबर था, मैं उनको निकालूंगा, उन सब के आगे NUMS ऑफ आई को अटैच कर दूंगा, तो मेरी एक नई वैलिड अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। इसीलिए जो एंडिंग एट आई पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उसमें मैंने ये नई ऐड कर दी एंडिंग एट जे वाली, और उसको वापस डीपी के अंदर पुट कर दिया। ठीक, ओके, आई विल स्टॉप हियर फॉर अ सेकेंड। तो वन मोर थिंग, यहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है कि एटलीस्ट 3 लेंथ होनी चाहिए स्लाइस की, सबसीक्वेंस की, दैट मीन्स अर्थमेटिक सबसीक्वेंस जो बन रहा है लेंथ 3 होनी चाहिए। यहाँ पे हमने कहीं उसको चेक नहीं किया है। तो उसकी ट्रिक ऐसी है कि जब भी मैं स्टोर करता हूँ एक नंबर पे कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस एंडिंग एट आई हैं विद द डिफरेंस डिफ, तो वो स्टोर करते टाइम में स्टोर करते जाता हूँ जो 2 लेंथ वाले भी होते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे इफ़ यू सी आई एम नॉट कंसीडरिंग अ सिंगल नंबर, हमेशा पेयर ही कंसीडर कर रहे हैं। तो आई जे को जब कंसीडर कर रहे हैं तो उनका डिफ निकालते हैं, जो कि ऑल्सो यहाँ पे मैंने पास किया हुआ है। तो जब उस पेयर को मैं कंसीडर करता हूँ तो आई जो कि आगे वाला नंबर है उसमें उस डिफ के साथ में जो आई और जे के बीच में है उसके अंदर मैं जो नया एलिमेंट स्टोर करता हूँ वो होता है ऑलरेडी जितने आई के ऊपर स्लाइसेस थी जो आई पे ख़त्म हो रही थी और जिनका डिफरेंस डिफ था वो, क्योंकि जे को मैं मल्टीपल पीछे इटरेट कर रहा हूँ ना, तो आई पे ख़त्म होने वाली मल्टीपल हो सकती हैं, तो जो ऑलरेडी थी उनको ऐड करते हुए चलना पड़ेगा। नई कौन सी बनेंगी, आई पे ख़त्म होने वाली, बट वो जे पे जो ख़त्म हो रही थी उसमें सिर्फ आई अटैच करके बनाया है, तो दे आर ऑल्सो न्यू स्लाइसेस विच एंड्स एट आई, एंड उनका काउंट होगा वही जो जे पे ख़त्म हो रही थी उनका जिनका डिफरेंस डिफ था, विच इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस डीपी, कि जे पे ख़त्म होने वाली और डिफरेंस के साथ वाली। सो उनका जो भी टोटल काउंट होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा आई में भी, क्योंकि आई पे भी वही सारी सीरीज़ हैं, डिफ उनका उतना ही है, और आई जे के बीच में डिफरेंस भी डिफ है, तो वो सारी सीरीज़ में जब आई आगे अटैच करेंगे तो दैट विल मेक वैलिड न्यू अर्थमेटिक स्लाइस विच एंड्स एट आई। सो इसलिए ये नंबर भी ऐड कर देंगे। अब ये +1 इज़ द ट्रिकी पार्ट कि कैसे 3 ही हमेशा मैं इंश्योर करता हूँ। सो आई जे एक पेयर तो है, तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि जे के अंदर जितनी भी काउंट स्टोर है डिफ के अंदर, मतलब मैप के अंदर एक डिफ के लिए जो काउंट स्टोर है वो टोटल नंबर ऑफ सीरीज़ है, और उन सीरीज़ की लेंथ एटलीस्ट 2 है, ये मैंने मान लिया एक सेकेंड के लिए। तो ये मानने के बाद में वो जितनी भी सीरीज़ होंगी उसमें जब मैं आई भी अटैच कर दूंगा तो वो तो 3 लेंथ की हो ही जाएंगी ना फाइनली, तो इसलिए वो मैंने फाइनल में रिटर्न किया है, क्योंकि जे में जितनी थी उन सब में आई अटैच करके जो नई सीरीज़ बनी वो एटलीस्ट 3 लेंथ की थी, इसलिए नई सीरीज़ ये बनी जो एंडिंग एट जे थी। हाउ टू इंश्योर कि जे पे जो ख़त्म होने वाली सीरीज़ है, दैट मीन्स जो यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ वो एटलीस्ट 2 लेंथ की होनी चाहिए। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो तो मान लो कि अगर पहले सही ऐड करी थी तो जो ऑलरेडी हैं उनका काउंट सही रहेगा, बट अब नई ये जो आ रही हैं जो जे पे ख़त्म होती हैं, तो उसमें जे पे ख़त्म होने वाली सारी 2 लेंथ की थी, उसमें आई अटैच करके किया तो एटलीस्ट 3 लेंथ की थी, और एक नई सीरीज़ जो बनेगी जो 2 लेंथ की होगी जिसका डिफरेंस डिफ होगा वो होगा आई कॉमा जे, और यू कैन से जे कॉमा आई क्योंकि जे पहले है आई बाद में है। जो ये नया पेयर बनेगा इसको मेरे को और स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए मैंने ये +1 ऐड किया कि ये जो नया पेयर अभी ऐड हुआ है वो भी मैं टोटल काउंट में ऐड करके रखूँगा एट एंडिंग एट आई विद डिफरेंस डिफ, बट इसको मैं अभी फाइनल आंसर में स्टोर नहीं करूँगा। फ्यूचर में जब एक कोई नया नंबर के मिलेगा वो पीछे आके देखेगा आई कैसा था, आई के अंदर डिफ डिफरेंस वाली कितनी स्लाइसेस थी, उसमें वो पेयर जो आई जे है वो स्टोर रहेगा, मतलब वो काउंटेड रहेगा। तो जब के को ये वाला आई मिलेगा तो वो कैलकुलेट करेगा कि हाँ ये आई जे के आगे के और अटैच करके मैं एक नई 3 बना सकता हूँ, उस टाइम पे वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज़ द आइडिया विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक ये बहुत ही रीडेबल और इंट्यूटिव नहीं है लिखने में सोल्यूशन। आई हैवेंट फाइंड अ वे टू राइट इट लाइक दैट जिसमें सब डिस्क्रिप्टिव हो। आई एम श्योर कि वो बड़ा हो जाएगा, ये बहुत छोटा है, बट आई विल ट्राई सब डे कि उसको ऐसा लिखूँ कि वो जस्ट पढ़ के समझ आ जाए कि कैसे 2 और 3 को हैंडल कर रहे हैं। 2 वाली स्टोर कर रहे हैं बट काउंट नहीं कर रहे हैं, 3 वाली होती हैं तभी काउंट करते हैं। बट फॉर नाउ दिस इज़ द शॉर्टेस्ट सोल्यूशन, सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट इन द साइज,
For a hard question, this is not very big, but difficult to understand by reading. या आई नो. सो ये है तो बहुत डिफ़िकल्ट वैसे, बट मेन पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि ऐसा सब्सिक्वेंस वाला क्वेश्चन होता है, उसमें नंबर निकालने होते हैं, तो मोस्टली वो ऐसे ही होता है कि एक ith पॉइंट तक कैलकुलेट करो एंड देन यूज़ इट टू कैलकुलेट i+1 वाले. सो i+1 पे जाके उसके पीछे वाले सारे देखते हैं, उसमें से किसके सामने अटैच होके यू कैन मेक अ न्यू सीरीज सीक्वेंस दैट यू हैव टू कैलकुलेट. आई हैव सीन दिस पैटर्न मल्टीपल टाइम्स. सो और भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, किसी में रहता है कि इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बनाना है, वो हमने देखा था. किसी में रहता है लॉन्गेस्ट वो बनाना है, इंक्रीजिंग भी होना चाहिए, सॉर्टेड भी होना चाहिए, और ऐसी कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं उसमें कि वो पॉजिटिव होने, सारे पॉजिटिव होने चाहिए, तो नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर दो, समथिंग लाइक दैट. जैसे एपी पूछिए वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी पूछ सकते हैं, या और किसी भी टाइप की सीरीज़ बने कि ऑड नंबर कितने लॉन्गेस्ट ऑड नंबर सीरीज दैट यू कैन मेक, दैट कैन बी अ क्वेश्चन. सो उन सब में दिस पैटर्न विल वर्क. ठीक, वी कैन टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. ऐसे ये वैसे ही ओवरलोड हो गया होगा इन्फॉर्मेशन का, तो अब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन देखते हैं. ठीक. So this is again a standard question that you are given two string s1 and s2. Return the length of longest common subsequence. If there is no common subsequence, return 0. Subsequence is sequence that can be derived from the given string by deleting some or no element. So it is same as in array, without changing the order of the remaining elements. So for example, AB is a subsequence of A B C D E, क्योंकि इसमें से A B निकाल दिया और E निकाल दिया, C D को डिलीट कर दिया, और ऑर्डरिंग A B E ही रखी है. ऑर्डरिंग चेंज कर दोगे तो फिर वो सबसिक्वेंस नहीं रहेगा. क्वेश्चन ये है कि दो अगर मेरे को दी हुई है स्ट्रिंग, तो उनका लॉन्गेस्ट और कॉमन सबसिक्वेंस निकालना है. तो इनके लिए ये वाला जो एग्जांपल है ए बी सी डी जी एच ए ई डी एफ एच आर, इसमें से उन्होंने डायरेक्ट बताया कि लॉन्गेस्ट ये होगा ए डी एच. सो ए डी और एच इसमें भी है, ए डी और एच दूसरी वाली में भी है, एंड दैट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस. सो दे डोंट केयर अबाउट कि कौन सा एग्जैक्टली सबसिक्वेंस क्या है, दे जस्ट वांट द लेंथ. तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं. अगेन ये भी मोस्टली लोग बॉटम अप से करते हैं, बट फॉर्चुनेटली इसमें टॉप डाउन अप्रोच इज़ ऑल्सो ईजी, राइट. I have created the class and just calling one method, the get LCS for these two strings. अब देखते हैं कि वो स्ट्रिंग मैंने बनाई, मतलब रिसीव करी स्ट्रिंग 1 and 2, और उनको ये क्लास लेवल वेरिएबल में असाइन कर दिया ताकि वो अक्रॉस द मेथड कॉल्स एक्सेसिबल रहें. यहाँ पे पास करते जाने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग्स चेंज नहीं होने वाली है. उनको क्लास लेवल वेरिएबल में असाइन कर दिया. एंड डीपी कैसे करेंगे वो देखते हैं, बट 0 से स्टार्ट किया दोनों के इंडेक्सेस को. दैट मीन्स दोनों के फर्स्ट कैरेक्टर को मैं देख रहा हूँ इस पॉइंट पे. ठीक. अब अगर मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, किसी भी स्ट्रिंग के एंड पे पहुँच गया हूँ, तो अब मैं और कोई भी कैरेक्टर पिक नहीं कर सकता. सो आइडिया यही रहेगा कि दोनों स्ट्रिंग के एक एक किसी इंडेक्स पे आप स्टैंड करेंगे और कैरेक्टर्स को पिक करने का ट्राई करेंगे. और पिक करते टाइम 3 ऑप्शन हो सकते हैं जो हम एक एक करके अभी देखते हैं, बट उससे पहले टर्मिनल कंडीशन ये है कि एक भी स्ट्रिंग के अगर एंड पे पहुँच गए तो अब कोई कैरेक्टर नहीं पिक कर सकते हैं. ठीक. तो वहाँ पे यू कैन रिटर्न 0. डीपी वाला चेक तो देखते हैं 2 मिनट में. ये फाइनल आंसर है जो होगा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस की वैल्यू. सो जैसा मैंने बोला 3 केसेस हो सकते हैं. मैंने 0 से दोनों को स्टार्ट किया है. एक केस हो सकता है कि 0 और 0 इंडेक्स पे जो दोनों वैल्यू हैं वो सेम हो. अगर वो सेम होती हैं तो देन जस्ट टेक इट इन योर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस. देयर इज़ नो पॉइंट एक्सक्लूडिंग इट, क्योंकि वो दोनों में एग्जिस्ट करता है. सो यू जस्ट टेक इट. सो उस केस में जब इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 दोनों के सेम हैं, सेम नहीं है मतलब इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ हैं कैरेक्टर की वो सेम है. सो इसीलिए str2.char@ निकाला है. अगर वो सेम है देन आंसर इज यू टेक बोथ ऑफ देम. सो दोनों के इंडेक्स को एक इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस यू हैव टेकन 1 कैरेक्टर. सो इन द फाइनल आंसर यू हैव एडेड 1 एज वेल. एक ऑप्शन ये हो सकता है. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि गेट LCS को मैंने रिकर्सिव को कॉल किया
और पहली वाली स्ट्रिंग का कैरेक्टर छोड़ दिया। सो जब मैं किसी भी कैरेक्टर के ऊपर खड़ा रहता हूँ दोनों स्ट्रिंग में, आई डोंट नो कौन सा पिक करना या कौन सा छोड़ना बेनिफिशियल रहेगा। सो मैं दोनों चीज़ें करके देखता हूँ। दोनों अगर अनकॉमन है, अनकॉमन मीन्स दोनों डिफरेंट कैरेक्टर हैं, सो इसीलिए पहले मैंने चेक कर लिया सेम है तो वो अलग बात हो गई, और एल्स में लिखा है खाली ये वाला। तो जब वो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर हैं, या तो आप पहली वाली स्ट्रिंग का कैरेक्टर छोड़ दोगे या दूसरी वाली का छोड़ दोगे, तो वही दोनों केसेस हैं, लीविंग 1 एंड लीविंग 2। और उसके बाद जो रिकर्सिव कॉल करोगे उसमें से जो बेटर आंसर देगा, जो बड़ा स्ट्रिंग देगा जिसमें से LCS बड़ा आएगा, दैट इज़ माई फाइनल आंसर। तो आंसर इज़ मैक्सिमम ऑफ लीविंग 1 और लीविंग 2। सो इन दोनों में से जो ऑप्शन बेटर था, दैट इज़ द फाइनल आंसर। नाउ इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 मेरे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं करेंटली वेयर यूर स्टैंडिंग। सो जहाँ पे मैं स्ट्रिंग में स्टैंड करता हूँ उसके आगे जो भी स्ट्रिंग बची है, आई डोंट केयर उसके पीछे क्या हुआ था। तो रिकर्सिव कॉल में जितनी भी बार इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 सेम आएंगे, तो आगे की जो स्ट्रिंग है उसके बेस्ट चॉइसेस जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। दैट मीन्स यू कैन अप्लाई द DP हेयर, बिकॉज there will be a repeated call on get LCS which have same value of index 1 and index 2, and the answer for them will always remain same, so you can store that answer in the DP. So जब भी मैं फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेता हूँ उसको मैं DP के अंदर स्टोर कर देता हूँ, और जब भी मैं नया कॉल करता हूँ तो उसमें अंदर जाने से पहले, रिकर्सिव कॉल स्टार्ट होने से पहले मैं चेक करता हूँ कि अगर वो DP ऑलरेडी कैलकुलेटेड है देन जस्ट रिटर्न इट, अदरवाइज डू द कैलकुलेशन, दिस कैलकुलेशन। ठीक, जो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 हैं उनकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लेके फुल लेंथ तक। अगर एक भी लेंथ के बराबर भी हो जाता है तो वहाँ से मैं ऑलरेडी रिटर्न 0 कर देता हूँ। सो DP की जो डायमेंशन है वो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 ही रहती हैं। सो दे कैन बी फ्रॉम 0 टू स्ट्रिंग लेंथ -1, स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ -1 फर्स्ट के लिए, और सिमिलरली सेकेंड के लिए str2 डॉट लेंथ। यस, अगेन सिंपल एम्फेसिस की यहाँ पे जो DP बनाया वो इंटीजर बनाया ताकि यहाँ पे नल चेक कर पाए इंस्टेड ऑफ चेकिंग सम -1 और समथिंग। यस, आई होप ये वाला तो सिंपल होगा और समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड है ना? हाँ, बट इसके लाइक इसके मॉडिफिकेशन क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक इफ़ यू हैव डन इट देन मॉडिफाई दिस एंड मेक समथिंग। सो फॉर एग्जांपल एडिट डिस्टेंस, वो भी वैसे स्टैंडर्ड ही है, एडिट डिस्टेंस, यस दिस वन। सो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट इसमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया है गिवन टू स्ट्रिंग वर्ड 1 एंड वर्ड 2 रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वर्ड 1 टू वर्ड 2। सो सिर्फ वर्ड 1 के ऊपर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव द फॉलोइंग 3 ऑपरेशन परमिटेड ऑन अ वर्ड, इंसर्ट अ कैरेक्टर, डिलीट अ कैरेक्टर एंड रिप्लेस अ कैरेक्टर, राइट। आई थिंक ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर पहला वाला देख लिया ना यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। इसका सॉल्यूशन मैं पेस्ट कर दूंगा, बट अपने से ट्राई करना है इसको एक बार फिर। ठीक, ऑलमोस्ट वैसे ही है, 2-3 टाइप के डिसीजन लिए हैं, अगर वो सेम हैं तो कुछ नहीं, अगर डिफरेंट हैं तो या तो पहले वाले में से डिलीट करोगे देन यू इंक्रीमेंट 1, इंसर्ट करोगे तो इंक्रीमेंट 2, एंड रिप्लेस करोगे तो दोनों को इंक्रीमेंट कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक, मेन क्वेश्चन तो वैसे ही अर्थमेटिक स्लाइसेस वाला ही था, इट्स डिफ़िकल्ट वन। इसके अलावा हाँ, और एक और चीज़ ये वाले में टॉप डाउन, हाँ मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आई डोंट नो पॉसिबल भी है कि नहीं, बट आई विल ट्राई, अगर हो पाएगा कभी तो देन आई विल टेल। यस, बाकी जो ये दूसरा वाला देखा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, इसमें तो टॉप डाउन लग गई, बॉटम अप भी इसमें इजीली लगा सकते हैं, वो थोड़ी सी शायद ज़्यादा बेटर भी होगी। ठीक, यस, एक ये क्वेश्चन है, हाँ एक ये पैटर्न भी बचा है बिट मास्किंग वाला, बिट मास्क इन DP। सो ये बहुत एडवांस होता है तो इसको हम लास्ट में देखेंगे बाद में, ठीक, अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम, नहीं तो बाकी के ईजियर टॉपिक कवर करके फिर उनको देखेंगे। एक ये पैटर्न है जॉब शेड्यूलिंग वाला, मैक्सिमम प्रॉफिट, बट इसको करने से पहले हमको इंटरवल पढ़ना पड़ेगा, तो वो करने के बाद विल कम बैक टू दिस। उसके अलावा बाकी सारे पैटर्न हो ही गए हैं। 80% 90% टाइम
you will do inclusion exclusion. Some 10-15% टाइम you will have to do this longest increasing subsequence वाला, जिसमें किसी नंबर के आगे सेल्फ को अटैच करके नई डीपीज बनाते हैं, और बहुत कम 5-6% टाइम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन।